Hi, all of you all are welcome on my channel Learn Beyond. तो एसएससी के जिस टॉपिक पे हम हैं बेसिकली दैट इज फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन एंड बेसिकली वी आर ऑन द थर्ड पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन अलॉन्ग विथ पार्ट 2 ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन की बात हमने कर ली है. तो आज बिल्कुल हमने अगर शुरुआत किया है इस संडे के एसएससी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को, तो आज ही हम खत्म करेंगे इस एटलीस्ट वन टॉपिक को, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन. तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, लर्न बियॉन्ड, है ना, एंड देन प्लीज फॉलो वट एवर द मटेरियल ईदर रिलेटेड फ्रॉम मैथ्स, रीजनिंग और जीए और जीएस इज कंसर्न. और चलें शुरुआत करते हैं पार्ट थर्ड विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बेसिक और डिफरेंस आपको बता दिया है. वी आर ऑन द फाइनल पार्ट जहाँ पे हम वैदिक सिविलाइजेशन को दो अलग अलग भागों में तोड़ के देखेंगे. तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि द फेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वाज फ्रॉम 1500 टू 600 BC. तो उस 1500 टू 600 BC को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया. एक को हमने बोला कि दिस फेज इज ऑफ 1500 टू 1000 BC, दैट इज कॉल्ड ऋग्वेदिक फेज. And second is 1000 to 600 BC, the phase is called उत्तर वैदिक और पोस्ट वैदिक फेज, जो वैदिक के बाद हमारा आया है. तो दोनों पे अलग अलग तोड़ के हम देखें कि ऋग्वैदिक फेज में हमारे समाज का, हमारे राजनीति का, हमारे आर्थिक या हमारे भौगोलिक जो बनावट है, जो व्यापार विस्तार हैं, वो कैसे हैं, किस आधार पे हैं, कितने नदियाँ थीं, कौन से भगवान थे, किसको अमाजू क्या है, पनी क्या है, नियोग क्या है, लोहा कहाँ पे मिला, गाय कहाँ पे मिला. तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ से हम देखेंगे. क्योंकि वैदिक में अगर आप जो सोर्स उसके वेद हो, पुराण हो, उसको छोड़ दें तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि पनी क्या है, नियोग सिस्टम कौन सी सिस्टम है ना, बृहस्पति यज्ञ क्या, कौन सा यज्ञ होता था, है ना, राजस्वय यज्ञ कौन सा यज्ञ है, इंद्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है. तो दीज आर द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, है ना, जो आपके वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं. तो चलें शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट थर्ड. दो पार्ट में हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है. अभी हम उसका क्या देख रहे हैं, तो डिफरेंस देख रहे हैं वैदिक टू ऋग्वैदिक का. देखें क्या लिखा है हमने. तो ऋग्वैदिक सभ्यता को जानने के लिए जो हमारा सोर्स था वो सिर्फ ऋग्वेद था, जबकि पोस्ट वैदिक सभ्यता को जानने के लिए जो हमारा सोर्स है वो ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है. क्या है इसकी बात हमने पार्ट 2 में आपके साथ कर ली है. जब ज्योग्राफी में हम आएंगे तो हमारे पास ये मालूम चलेगा कि ऋग्वैदिक में जो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है उसमें ऋग्वैदिक की बात है और जो राइट हैंड साइड कॉलम है उसमें पोस्ट ऋग्वैदिक की बातें हैं. तो जब ज्योग्राफी भौगोलिक विस्तार या नदी या फिर इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि ऋग्वैदिक में हमें 21 जो आपके रिवर हैं उनका हमें साक्ष्य मिला है. और जो पोस्ट ऋग्वैदिक है वहाँ पे 21 तो साक्ष्य मिले ही, उसके साथ साथ 3 और भी एडिशनल नदियों का साक्ष्य मिला है. तो देखें यहाँ पे दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी, तो रिवर वाज सिंधु. वेयरएज जो 3 एडिशनल रिवर आपको पोस्ट ऋग्वैदिक में मिली थी वो था नर्मदा, है ना, नर्मदा, सदानीरा और गंडक. यहां पे मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूछा जाए कि मोस्ट मेंशन रिवर कौन सी थी, तो आंसर आप लगाएंगे सिंधु पे. आपसे पूछा जाए सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा पे आप टिक ना लगा के आप सरस्वती पे टिक लगाएंगे, क्योंकि उस समय की मोस्ट होली रिवर सरस्वती ही है. ये जो गंगा आज के दिन में हमारे इंडिया में 2510 किलोमीटर में इसका फैलाव, विस्तार, बहाव है, उस समय उस वैदिक सिविलाइजेशन में इसका उल्लेख वेदों में सिर्फ एक बार मिलता है. स्पष्ट मैंने लिखा है कि गंगा मेंशन 1 टाइम ओनली. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार जिक्र किया हुआ जो नदी है वो सिंधु है, सबसे पवित्र जो नदी है वो गंगा है ना, सबसे पवित्र जो नदी है वो सरस्वती है, और सबसे जो एक ही बार उल्लेख किया हुआ है वो गंगा है. यहाँ पे 21 आपकी नदियां थी कहाँ पे, ऋग्वैदिक में, और पोस्ट ऋग्वैदिक में 21 + 3 जो नर्मदा, सदानीरा और गंडक के रूप में बनाया वो आपको याद रखना है. चले अभी हम फिर से ऋग्वैदिक में आएंगे. ऋग्वैदिक में अगर समुद्रों की बात की जाए तो यहाँ पे अरेबियन सी का साक्ष्य हमें मिलता है, अरब समुद्र का साक्ष्य हमें मिलता है. जब आप भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। क्लियर? हिंद महासागर सबसे साउथ में आपको दिखेगा। उसके बाद जब आप ईस्ट की ओर आएंगे और आप कह लें कि ईस्ट से नीचे की ओर आप आएंगे तो बे ऑफ बंगाल आपको दिखेगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी नदियाँ जो हैं वो डिस्चार्ज होती हैं। बट जब वेस्ट के साइड आएंगे तो आपको यही जो अरेबियन सी है वो देखने को मिलेगा। तो जब ऋग वैदिक में हमारे पास अरेबियन सी का साक्ष्य मिला तो पोस्ट वैदिक में क्या मिला? तो यहाँ पे हमें अरेबियन सी तो मिला ही क्योंकि पुरानी साक्ष्य है, उसके साथ साथ हमें बे ऑफ बंगाल जो अरब समुद्र है उसका भी साक्ष्य हमें पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में मिलता है। अभी आ जाए कि चलिए समुद्र हो गया, आपकी नदियां हो गई, लेकिन भूगोल में पर्वत पठार की बात अगर ना करें तो फिर वो पूरा नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ भी हम आपके पर्वत पठार की बात करेंगे और हिमालय पहाड़ है आज, उसका जो विवरण है वो आपके वैदिक सिविलाइजेशन में मिलता है। लेकिन जब पोस्ट में आएंगे तो हिमालय के साथ साथ जो विंध्य पर्वत है उसका भी साक्ष्य में मिलता है। देखिए अभी आप कहेंगे सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ऋग वैदिक सिविलाइजेशन। उसमें दे दिया जाए कि हिमालयन प्लस विंध्य माउंटेन वॉज फाउंड, बोला जाए अरेबियन सी वॉज फाउंड, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना पड़ेगा कि साहब 21 रिवर का साक्ष्य हमें ऋग वैदिक में मिला था। 3 और नदियां सरानीरा जो गंडक या नर्मदा है वो हमें पोस्ट ऋग वैदिक में मिला। जो गंगा है उसका उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है, सरस्वती सबसे होली है। तो ये चीज़ों का विस्तार और अंतर हमेशा आपको ऋग्वेद और पोस्ट वैदिक में महसूस करके और याद करके और समझ के और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को छोड़ दें और ज्योग्राफी के बाद अगर हम थोड़ा सोसाइटी पे चलें तो सोसाइटी में आपको ये पता चलेगा कि जो ये वैदिक या ऋग्वैदिक सोसाइटी है ये दोनों सोसाइटी आपकी मेल डोमिनेटेड ही है। यहाँ पे फीमेल का थोड़ा सा ही वर्चस्व था, लेकिन ज़्यादा जो वर्चस्व है, ज़्यादा जो डोमिनेशन है ना, वो आपके मेल का ही है। तो बोथ ऋग्वैदिक एज वेल एज पोस्ट वैदिक मेल डोमिनेटेड ही आपकी सभ्यता थी। आ जाए वैदिक सिविलाइजेशन में, ऋग्वैदिक में, तो आपको यही मालूम चलेगा जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपके ऋग्वेद में की थी कि ऋग्वेद का 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है, पुरुष सूक्त के बारे में बताता है, और यहाँ पे 4 वर्ण हैं। कौन कौन सी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों उसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखनी है। क्लियर? जब आप ऋग्वेद के बाद पोस्ट वैदिक में आएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि गोत्र सिस्टम सिमिलर सा ही था आपके वैदिक की तरह ही। ये गोत्र सिस्टम था या फिर आजीविका का आधार था, ये कैसे पता चला? तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट बेसिकली 9th मंडल में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा ए पर्सन फाउंड सेइंग दैट आई एम ए सिंगर, माई मदर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर। तो इससे ये मालूम चलता है कि अलग अलग आजीविकाएं थीं। एक आदमी ये कहता है कि मैं क्या हूं, तो मैं सिंगर हूं, गायक हूं, मेरे फादर क्या है तो फिजिशियन है, चिकित्सक हैं, और मेरी मदर क्या है तो ग्राइंडर है जो चक्की पीसती है। इसका मतलब यहाँ आजीविका तो थी, अलग अलग वर्णों के आधार पर ये चल रहा था। और ये बातें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलती है क्योंकि उसी मंडल से हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 इंपॉर्टेंट वर्ण का साक्ष्य मिलता है। तो पोस्ट वैदिक में भी बेसिकली आपकी सिमिलर सी बातें हैं, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे ऋग्वेद में देखेंगे चाइल्ड मैरिज नहीं मिला है ना, जो बाल विवाह है वो ना आपके वैदिक में मिला ना पोस्ट वैदिक में मिला। बट यहाँ पे जो असेंबली है उस असेंबली में, वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो असेंबली है, जैसे अभी आज आपके अगर केंद्र के स्तर पर देखें तो लोकसभा राज्यसभा है, अगर राज्य के स्तर पर देखें तो विधानसभा विधान परिषद है, तो उस समय भी ऐसी संगठन थी। इस संगठन में महिलाओं का प्रवेश था या नहीं, ये हमें बेसिकली यहां से मालूम चलता है कि घोषा, लोपा एंड अपाला, ये 3 अलग अलग लेडी का नाम है जो स्कॉलर्स उस समय की हुआ करती थी, उनका असेंबली में प्रवेश था। तो असेंबली की बात संभवतः मैंने पॉलिटिकल फेज में लिखा होगा, बट यहाँ पे आपको स्कॉलर का तो नाम जानना ही है। कौन कौन से स्कॉलर है? तो घोषा, लोपा, नपाला,
और बाद में जब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात इसी में करूंगा तो मालूम चलेगा कि इन स्कॉलर्स का जो आपकी असेंबली है उसमें प्रवेश था। क्लियर। हालांकि ये समाज आपकी पुरुष प्रधान समाज थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा वर्चस्व हमने फीमेल को भी दिया था, जिसका संकेत इन 3 नामों से मिलता है, घोषा, लोपा, नपाला। क्लियर। दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नियोग क्या है, अमाजु क्या है, पनी क्या है। तो आप जाने कि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि एक ऐसी स्त्री जिसका पुनर्विवाह हो, सपोज उसके हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसका दूसरी बार शादी किया गया हो, दैट इज कॉल्ड विधवा पुनर्विवाह, जो उस हस्बैंड के छोटे भाई से किया गया हो, है ना। तो उस विधवा पुनर्विवाह को जिस सिस्टम के नाम से हम उस समय जानते थे वो था आपका नियोग सिस्टम। तो यहां पे मैंने लिखा है कि नियोग क्या है। तो लिखा है ए विडो कैन मैरी विथ यंगर ब्रदर ऑफ हिज हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड। क्लियर। तो नियोग वो प्रथा थी जिसमें विधवा पुनर्विवाह की बातें नहीं थी, ऋग्वेद में भी और आपके पोस्ट ऋग्वेदिक में भी। चलें आगे। यहां से आपको एक और वर्ड मिल रहा है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपने नियोग को याद रखा कि नियोग क्या है, वैसे ही याद रखना है आपको कि अमाजु क्या है। अमाजु एक नाम, ये नाम कहलाता है ए फीमेल कैन रिमेन विदाउट मैरिज। मतलब स्त्री अगर अविवाहित हो, जो विवाह ना करना चाहती हो या जिसका विवाह ना हुआ हो, उसको, उस स्त्री को, उस लेडी को, उस फीमेल को जिस नाम से हम जानते थे वो था अमाजु। तो नियोग विधवा पुनर्विवाह था, अमाजु आपका क्या है, अविवाहित स्त्री की बातें हैं। क्लियर। पोस्ट वैदिक में आएंगे तो थोड़ा सा यहां पर डिक्लाइन दिख रहा है हमें, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलें फूड की बात करें तो फूड में मिल्क के बने हुए फूड और व्हीट और बार्ली के बने हुए फूड मिलते थे। ड्रेस कॉटन का था, जो हड़प्पा ही आपका कॉटन का आविष्कारक था, जहां पे हम सिंडोम के नाम जानते थे। तो ये सिमिलर सा आपका ऋग्वेदिक में भी है और पोस्ट ऋग्वेदिक में भी है। इंटरटेनमेंट का जो साधन था वो आपका कैरियोट, रेसिंग, चेस, ये सब तो थे ही। विमेन्स वेयर अलाउड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज, यही मैं बात कर रहा था जिस समय आपको लोपा, घोषा और अपाला की बात मैं कर रहा था कि विमेन्स का जो एंट्री था वो आपके पॉलिटिकल असेंबली में था। और जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा है, ये असेंबली का नाम है, वैसे ही उस समय 3 असेंबली हुआ करते थे। कौन कौन सा? तो सभा, विद्धत, सभा और विद्धत, तो 2 ही है, सभा और विद्धत। 2 असेंबली होते थे, सभा और विद्धत। यहाँ पे संभवतः 3 बार, एक बार नहीं, सभा और विद्धत ही है। यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वर्ड किए गए हैं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। देयर वेर 2 असेंबली वेयर फीमेल एंट्री वाज अलाउड, है ना। कौन कौन सी वो फीमेल स्कॉलर थी? तो लोपा, घोषा और अपाला, है ना। और ऋग्वेद के बाद जब पोस्ट वैदिक में भी हम देखेंगे तो लगभग यही सिचुएशन था कि यहाँ भी आपकी पॉलिटिकल असेंबली में फीमेल का एंट्री था। वर्चस्व प्रधान आपका पुरुष था, लेकिन फीमेल का भी सम्मान हम रखते थे, उतना नहीं। चलें उसके बाद चलें और आपको देखेगा कि ड्रिंक जो पीने के लिए हम यूज करते थे वो सोमरस, जो सोमरस है ना, जिसे कहते हैं कि पी लो तो फिर आजीवन अमर हो जाता है, तो ऐसा सोमरस या सूरा भी के नाम से उसको जाना गया है। तो सोमरस को आप याद रखें कि सोम वाज जनरली ए ड्रिंक विच वाज इन यूज। क्लियर। पॉलिटिकल कंडीशन में आए, आपको ये मालूम चलेगा कि फैमिली ऑल्सो नोन एज, जैसे हम कहते हैं कौन से कुल खानदान से आते हैं, तो ये जो कुल की बातें हैं ये वैदिक सिविलाइजेशन का ही देन है कि फैमिली को हम कुल के नाम से जानते हैं। एंड द चीफ ऑफ द फैमिली, जैसे आज हम अपने फैमिली के चीफ को गार्डियन बोलते हैं, चाहे वो फादर हो या मदर हो, तो वैसे ही उस समय जो कुल था, उस कुल के जो मुखिया होते थे उसको जिस नाम से हम जानते हैं वो था कुलाप। क्लियर। तो पूछा जाए कुल क्या है, तो कुल वाज बेसिकली फैमिली। कुलाप क्या है? तो हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कुलाप। पोस्ट ऋग्वेदिक में भी सिमिलर सी सिचुएशन थी, है ना। देखिए यहां पे कुल की बात की है गई कि कुल एक परिवार है, उसके ऊपर आपका ग्राम है, उसके ऊपर आपका विष है, फिर जना है, फिर राष्ट्र है। तो ऐसी हायरार्की थी। जैसे अभी हायरार्की है ना हमारे पास कि गांव है, गांव के ऊपर शहर है, शहर के ऊपर राज है, राज के ऊपर केंद्र है। तो ऐसी ही कुछ बनावट उस समय भी थी कि ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। चलें आगे।
सभा, समिति और विद्धत, ये तीन जो पॉलिटिकल आपकी असेंबली है वो क्या है, तो प्रिविलेज के आधार पर चलती थी। तो चलो ये तो ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय लड़ाई होती थी। ये लड़ाई बेसिकली किस चीज के लिए होती थी, तो हमारा जो ये वैदिक सिविलाइजेशन है उसकी इकोनॉमी आपकी कैटल फार्मिंग थी। एग्रीकल्चर वॉज द बेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, whereas कैटल फार्मिंग वॉज द बेस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो कैटल फार्मिंग मतलब पशुपालन हम करते थे। पशुपालन में गाय को हम पालने में मेन हमारा क्या था, तो हमारा जो मेन फोकस होता था वो गाय के पालने को होता था। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, वापस जाएं, तो आपको ये मालूम चलेगा कि मैंने स्पष्ट और बहुत आसान से शब्दों में और बहुत अंकित करके आपको बताया था कि हड़प्पा के किसी भी साइट से हमें गाय और लोहा नहीं मिलता है। लेकिन जब आप वैदिक सिविलाइजेशन में आएंगे, और मैंने आपको बार बार हिंट किया कि कैटल फार्मिंग वाज आवर मेन बेस ऑफ इकोनॉमी, तो कैटल में किसका, तो गाय। इसका मतलब गाय तो मिल चुकी थी हमें, तो यस, वैदिक सिविलाइजेशन में हमें गाय भी मिला था और लोहा भी मिला था। तो लोहे की बात हम चलेंगे तो करेंगे कि श्याम अयस्क या क्रिस अयस्क क्या था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लड़ाई होती थी, और लड़ाई बेसिकली इस चीज के लिए होती थी कि लोग गाय की चोरी करते थे। और इसी गाय की चोरी करने वाले को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम पनी हुआ करता था। संभवतः यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप याद रखें कि पनी, मैंने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि पनी क्या है। तो पनी चोर को हम कहते हैं, वैसे चोर जो गाय की चोरी करते थे, तो हमेशा याद रखें। और इसी गाय की चोरी करने का युद्ध और लड़ाइयां भी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन में जानी गई है। कहीं ना कहीं पनी मैंने लिखा होगा फॉर श्योर। चलें अभी आ जाए तो देखें, मैंने लिखा है हेड ऑफ कुल। तो जो कुल है, जो खानदान है, उसके मुखिया कौन होंगे, कुलाप होंगे। जो ग्राम है, जो गांव है आज के कंसेप्ट में, उसके मुखिया कौन होंगे, तो ग्रामीणी होंगे। जो विश्व है, उसके ऊपर का लेयर है, उसके मुखिया कौन होंगे, तो विश्वपति होंगे। जो जन है, उसके मुखिया कौन होंगे, तो गोपा होंगे। और जो राष्ट्र है उसके मुखिया कौन होंगे, तो राजा या राजन होंगे। तो इस तरह से आपके लेवल और उसके क्या है, तो मुखिया का नाम इस तरीके का है। पूछा जाए कि विश्वपति कौन है, तो विश्वपति वॉज द हेड ऑफ विश्व। गोपति या गोप कौन है, तो वॉज द हेड ऑफ जन। राजन तो हेड ऑफ राष्ट्र। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप कोई FAQ सॉल्व करें तो ही इन बातों का आपको मतलब पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं आपके पास, है ना। 100% मुझे जहां तक लगता है, मेरी जहां तक एक्सपीरियंस है कि लगभग इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा और याद किया है तो। चलेंगे हम आगे, तो हमें ये मालूम चलेगा कि एक बार देखें, शायद संभवतः बंद हो गया, कोई नहीं। नियोग का हमने अमाजू कर लिया था, पॉलिटिकल भी हमने कर लिया था। यस, वी आर ऑन। चलें यहाँ पे देखें, चलें फेमस पोस्ट जो अलग अलग आपके, जैसे आज हमारे पास अलग अलग केंद्रीय पोस्ट हैं कि SP हो, DM हो, DSP हो, SSP हो, तो उस समय भी हमारे पास अलग अलग क्या है, तो पोस्ट हैं। ऋग्वेद की अगर बात करें तो फेमस पोस्ट कौन कौन से, पुरोहित, आज भी हम पुरोहित बोलते भी है, तो उस समय भी पुरोहित थे, पंडित जिसको हम कहते हैं। सेनानी जैसे आज आप कह सकते हैं DIG या DGP, तो उस समय भी आपके सेनानी आर्मी चीफ के रूप में आप देखते हैं। एंड थर्ड इज स्पाई हैं, जो गुप्तचर हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट आपके पोस्ट आपके ऋग्वैदिक में थे। लेकिन जब आपके उत्तर वैदिक में हम आएंगे तो 12 रत्नीन का मतलब है 12 अलग अलग पोस्ट आपको मिलते हैं। कौन कौन से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पोस्ट। गोविक कीर्तन क्या है, तो आपके जंगल के ये चीफ होते थे। जो आप रेंजर देखते हैं ना, तो उस समय गोविक कीर्ता के नाम से हम जानते हैं। पुरोहित तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आपके पंडित होंगे। उसके सेनानी कौन है, तो जनरल। तो जनरल अभी आप देखते हैं कि हमारा आर्मी चीफ है, एयर मार्शल है, तो उस समय सेनानी को हम जनरल के नाम से। ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज। उसके बाद संग्रहित्री जो ट्रेजरर है ना, जो कोषाध्यक्ष है। उसके बाद भागदुहा दैट इज कलेक्टर ऑफ टैक्स। उसके बाद पालागला दैट इज किंग फ्रेंड। कास्ता गेटकीपर, सारथी, चैरिटोटर। उसके बाद युवराज, क्राउन प्रिंस, महिषी, क्वीन, अक्षरूपा, कुरियर। तो ये 12 अलग अलग नाम हैं, किस चीज से बिलोंग करते हैं आपको हमेशा
हमेशा और हमेशा याद रखना है, अगर आप कोई जनरल स्टडी वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, खासकर ये जो गोवी कीर्तन है और ग्रामिणी और संग्रहत्री है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, आज हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी टैक्स पेमेंट करते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं। उस समय भी टैक्स होता था, और उस समय जो राजा को टैक्स लोग देते थे अगेंस्ट, है ना, प्रोवाइडिंग देम सोशल सिक्योरिटी, वो टैक्स जिस नाम से हम जानते हैं वो है आपका पनी। तो देखें, संभवतः आपके इस पार्ट में बहुत अलग अलग शब्द आपको मिल रहे हैं कि हमारी नियोग सिस्टम, विधवा पुनर्विवाह सिस्टम थी, अमाजू जो स्त्री विवाह नहीं करती है वो थी, गोवी कीर्तन क्या है तो आपके चीफ हैं, उसके बाद संग्रहत्री क्या है, ट्रेजरर है क्या है ना, स्पष्ट क्या है, कुलाब क्या है। तो ये सब अलग अलग नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट। पनी क्या है, तो गाय के चोर को हम पनी कहते हैं, हमेशा याद रखें। तो बलि मैंने बता दिया कि बलि एक टाइप का टैक्स है ना। क्या लिखा है तो देखें, बलि वॉज ए टाइप ऑफ टैक्स गिवन बाय विलेजर्स टू किंग। किस चीज के लिए टैक्स दिया जाता था? अगेंस्ट प्रोवाइडिंग देम सोशल सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी। क्लियर? देखिए, एक संभवतः आपने अगर सीरियल वगैरह देखा होगा तो आपने एक यज्ञ देखा होगा जिसमें राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था, और जहां तक उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत ताकत किसी व्यक्ति में ना हो, वहां तक घोड़े का नहीं, राजा का सीमा समझा जाता था। दैट इज कॉल्ड अश्वमेघ यज्ञ, है ना। बेसिकली साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा ये यज्ञ करते थे। तो ऋग्वैदिक में जब आप आएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ भी यज्ञ होते थे, और देयर वेर 3 यज्ञ। कौन कौन से हैं? तो साम्राज्य विस्तार के लिए ऑब्वियस सी बात है अश्वमेघ यज्ञ किया जाएगा। तो लिखा है मैंने, देखें आप कि साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ, फिर राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ तो नाम से ही लग रहा है, जिस समय हम गद्दी पर बैठेंगे, जिस समय राजा का राज्याभिषेक होगा, उस समय राजस्व यज्ञ होगा। और थर्ड है वाजपेयी यज्ञ, जो राजा के भाई बंधु जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको खुश करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो था वाजपेयी यज्ञ। इन 3 यज्ञों के साथ साथ जो आपके उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन, जो पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में हम आएंगे, तो अश्वमेघ तो था ही, राजस्व भी था, वाजपेयी भी था, उसके साथ साथ एक और भी यज्ञ का हमें साक्ष्य मिलता है, दैट वाज ब्रोस्टफोदन यज्ञ, है ना। ये क्या थे? तो देखें क्या लिखा है मैंने, ब्रोस्टफोदन यज्ञ वाज फेमस इन विच टू कवर नॉन वैदिक इनटू वैदिक। जो अनार्य थे, चूंकि वैदिक सिविलाइजेशन है, आर्यों की सभ्यता है, तो आर्यंस होंगे, तो जो आर्यंस नहीं थे उनको आर्य में कन्वर्ट करने के लिए ये हम यज्ञ करते थे, ब्रोस्टफोदन। तो 4 यज्ञ आपने जाना है, इसमें से 4 के 4 यज्ञों का साक्ष्य आपके उत्तर वैदिक में मिलता है, लेकिन ब्रोस्टफोदन का साक्ष्य आपके ऋग्वैदिक में नहीं मिला है। ऋग्वैदिक में सिर्फ अश्वमेघ, साम्राज्य के विस्तार, राजस्व, राजतिलक और वाजपेयी राजा के भाई भरोसे को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। चलें इकोनॉमी पे आ जाएं। इकोनॉमी हमारी थी किस चीज पे आधारित थी? क्या वो एग्रीकल्चर था? क्या वो सर्विस सेक्टर था? क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर था? आंसर इज नो। द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन हर्ड्स ऑफ कैटल, और यू कैन से कैटल फार्मिंग। बट इन पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन ये कैटल फार्मिंग कन्वर्ट हो गया किसमें? एग्रीकल्चर में। तो दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो देखा है कि हमारा कैटल फार्मिंग तो बेस था, लेकिन वो बेस पोस्ट वैदिक में आते आते खत्म हो चुका था। तो आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी इन पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, आंसर वुड बी एग्रीकल्चर। पूछा जाए which of the following was the main source of economy in Rig-Vedic civilization, answer would be cattle farming. Clear? चलें आ जाएं कि अगर कैटल फार्मिंग था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गाय, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट था, गाय और गोल्ड वाज द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। आयरन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से 1000 टाइम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट इन वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 3। हमें लोहे का साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिला था, हमें गाय का साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिला था, हमें इन दोनों का साक्ष्य आपके वैदिक में मिल चुका है। आयरन का साक्ष्य ऋग्वैदिक में नहीं मिला है, नहीं मिला है और नहीं मिला है।
फिर से बोलता हूं, लोहे का साक्ष्य ऋग्वैदिक में लेफ्ट हैंड साइड जो ऋग्वैदिक में हम चल रहे हैं उसमें नहीं मिला है। हमें आयरन का साक्ष्य पोस्ट वैदिक फेज में मिला है, और इस आयरन को जिस नाम से हम जानते थे वो था लौह अयस्क और कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क। क्लियर? तो देखें कितना ज्यादा स्ट्रेस मैंने, कितना ज्यादा वेटेज डाला है किसी एक फैक्ट को। तो आप भी याद रखें कि पोस्ट वैदिक में मिला है, ऋग्वैदिक में नहीं मिला है। क्लियर? यहां पे मैंने बताया ना कि मैंने नहीं लिखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि पनी क्या है। तो पनी एक चोर है। किस चीज की चोरी करते हैं भाई? तो गाय की चोरी वाले को हम पनी कहते हैं। चलें आगे। जब आगे चलेंगे तो फेमस वर्ड यूज्ड कौन कौन सा है? तो गोमत है। गोमत किसको बोलते थे? तो रिच मैन को हम बोलते थे। गोधूली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी एंड स्टेट लेवल पीसीएस। गोधूली क्या है? तो गोधूली एक ऐसा समय का नाम है जो बेसिकली शाम का समय है। तो शाम की वेला को जिस नाम से हम ऋग्वैदिक में जानते हैं वो है गोधूली, है ना। और अधन्य क्या है? तो न मारने योग, जिसको मारा ना जा सके, जो बिल्कुल अमरणीय हो, जो मरने लायक ही नहीं हो, जिसको मारा ही नहीं जा सके, उसे अधन्य कहते हैं। और गोपति किंग को हम कहते हैं। जब इस साइड पोस्ट वैदिक में आप आएंगे तो फेमस वर्ड कौन सा है? दैट इज कुलाल। तो आज जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, वो चाक घुमा के मिट्टी के बर्तन, गमले, बहुत बार तो मैंने भी वहां से परचेज किए हैं, है ना। वो सुराही वगैरह जो पानी रखने के लिए आप रखते हैं, तो उस कुम्हार को, जो आज के डेट में कुम्हार है, उस दिन हम उसे कुम्हार के नाम से नहीं जानते हैं, वो कुडाल हुआ करता था, है ना। तो अगर मेरा नाम कुणाल है तो इससे भी आप याद रखें, कुडाल वॉज कुम्हार इन पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। चले आ जाए, बिल्कुल आखिरी कगार पे हम हैं। रिलीजन में आते हैं। जब तक पूजा पाठ ना करें तब तक तो हमारा कोई सिविलाइजेशन खत्म ही नहीं होगा। तो यहां भी हम आते हैं। वर्शिप ऑफ नेचर, जो प्रकृति की पूजा है उस पर ज्यादा विश्वास था। 33 गॉड्स आइडेंटिफाइड। आज तो असंख्य है, पता ही नहीं कितने गॉड हैं। उस समय 33 भगवानों का, 33 देवताओं का साक्ष्य हमें मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भगवान है वो है इंद्र, देन आफ्टर अग्नि, देन आफ्टर वरुण। तो इंद्र का उल्लेख 250 जो हाइम्स हैं उसमें मिलता है, अग्नि का 200 हाइम्स में हमें मिलता है, और तीसरा वरुण भी इंपॉर्टेंट थे। यहां पे आप आए, अगर पोस्ट वैदिक में आप आएंगे तो आपको जो 33 गॉड्स हैं वो तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? तो ब्रह्मा का साक्ष्य मिलता है, विष्णु का साक्ष्य आपको मिलता है, और रुद्र का साक्ष्य आपको मिलता है। हमें ऋग्वेद में न ब्रह्मा का साक्ष्य मिला, न विष्णु का साक्ष्य मिला, न रुद्र का साक्ष्य मिला है। स्पष्ट मैं बताता हूं। पूछा जाए कि वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन? आंसर आप लगाएंगे इंद्र को, है ना। लेकिन जब पोस्ट वैदिक में हम आते हैं तो यहां पे हमें ब्रह्मा भी मिला, विष्णु भी मिले, और रुद्र भगवान भी हमें मिले। तो 33 गॉड ऋग्वैदिक में और एडिशनल 3 गॉड आपके पोस्ट वैदिक में हमें मिले हैं। क्लियर? इतनी बात मैंने आपके साथ इस पार्ट 3 ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन में की है। चूंकि एक सिलसिलेवार ढंग से आप चलें तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट सर ने बताया है, कैसे हमें पढ़ना है। तो स्पष्ट मैं आपको बताता हूं कि जितनी बात मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन में बताई है वो सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आपको एकाग्रचित होके, है ना, जो भी जिस फेज में भी आप चल रहे हैं उससे अलग हट के एक बंद कमरे में आपको जाके समझना है कि सर ने बताया क्या है, कैसे बताया है, कहाँ पे स्ट्रेस डाला है, किस ओर से हम चले थे। तो हड़प्पा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन वैदिक सिविलाइजेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को हमने देखा। एक बार आप ध्यान से सुने, फिर उसे आप डिक्टेट करें। ऐसे ही आप करेंगे तो ही आपको एक सिलसिला पता चलेगा, पढ़ने का ढंग पता चलेगा, वे पता चलेगा, और तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। दिस कॉन्फिडेंस माय फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी पेपर, है ना, जो आप एक कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ हो। तो कंपटीशन के दौर में अगर आप खड़े हैं तो आपको हो ना हो याद तो करनी पड़ेगी। तो इस पार्ट में इतनी ही बात मैं आपके साथ करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री की होगी वहां पे हम आपके बौद्ध धर्म की बात करेंगे, है ना। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।